अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और क्या हुआ जी? हाँ माशाल्लाह, कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं सुबह सुबह। बेटे गंदी गंदी बातें ना करें, ठीक है? तो आज हमने स्टार्ट करना है रेस्पिरेशन, ठीक है? रेस्पिरेशन हम लोगों ने कल थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन आज हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन के जो मेन स्टेप्स हैं वो कौन से हैं, वो किस तरह से वक़ूअ पज़ीर होते हैं, ठीक है? जो बच्चे सलाम करें तमाम को वालेकुम अस्सलाम। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज आप लोगों को मैं करवाने जा रहा हूँ रेस्पिरेशन की मुकम्मल सुपर डुपर डिटेल। सो सीट बेल्ट बांध लें। FLP डिस्कशन है आज FLP डिस्कशन करनी है। अच्छा, मैं टॉपिक पढ़ाने की उसमें आया था। अच्छा, वैसे आज सुबह सुबह मैं जो है ना काफ़ी चीज़ों में बिज़ी हो गया, तो मुझे भूल गया कि आज तो FLP डिस्कशन है। तो बच्चों, आप आज FLP डिस्कशन करना चाहते हैं या आगे पढ़ना चाहते हैं, ज़रा मुझे बता दें। उस लिहाज से फिर हम आगे जो है ना वो फैसला कर लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, FLP डिस्कशन करनी है या आगे पढ़नी है? हाँ जी, डिस्कशन करनी है। सर आपने असाइनमेंट चेक नहीं की। असाइनमेंट बेटे चेक करूँगा। मैं एक जगह जो है ना फंस गया था एक काम के अंदर, वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल गया हूँ। आज इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट चेक करेंगे, ठीक है? डिस्कशन करनी है बच्चे, डिस्कशन डिस्कशन डिस्कशन। चलो, मोस्टली स्टूडेंट्स डिस्कशन ही करना चाहते हैं। चलें ठीक है। सो अगर डिस्कशन हमारी जल्दी हो गई तो फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्या क्या ख्याल है? ले स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आप लोगों का टेस्ट है लैपटॉप के अंदर, मैं वो निकाल लेता हूँ। चलें बच्चे, तो फिर रेडी हो जाएं, अपना डेस्क खोल लें, ठीक है? मैं डिस्कशन करवा देता हूँ और डिस्कशन के बाद इंशाल्लाह हम आगे पढ़ भी लेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है ना? डिस्कशन के बाद आज हम आगे भी पढ़ लेंगे। सो आप लोग खोल लें जी। शाबाश, पानी पिलाइएगा। नॉर्मल मिक्स कर लें, ठंडे की तरफ रुझान ज़्यादा होना चाहिए। चलें बच्चे, ये आपको नहीं मैं कह रहा था, किसी और को कह रहा था। सो टेस्ट आप लोगों का मैं खोल लेता हूँ, सब लोग खोल लें। कल वायरसेस का टेस्ट हुआ ना आप लोगों का? लें जी, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लें बच्चों, आप लोगों ने आंसर्स कमेंट में लिखने हैं, ठीक है? इंशाल्लाह जो है आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे और याद भी हो जाएगा आपको। वायरसेस पहला जो है, पहला जो MCQ है, वायरस विदाउट एनवेलप। तो इसका आंसर बताएं जी, क्या है? वायरस विदाउट एनवेलप। एनवेलप के बगैर जो वायरस होता है उसको क्या कहते हैं? थैंक यू। चलें जी, वायरस विदाउट एनवेलप जो है, मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था। आप ANP, हेपेटाइटिस A और पोलियो जो है आपके उसके मुताबिक नॉन एनवेलप्ड है, मीन उनका एनवेलप नहीं होता। सो आंसर है पोलियो वायरस, ठीक है? आंसर है पोलियो वायरस। ओके हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है, सर मुताहिर के बायो में 29 मार्क्स हैं। वाह माशाल्लाह, वेल डन बच्चे। मुताहिर तो आप खुद है ना, ठीक है? वेल डन एंड एक्सीलेंट टू यू।
और किस किस के आए हैं? 30 आए हैं अभी तक किसी के? मैं वेट कर रहा हूँ, 5 टेस्ट गुजर गए हैं, अभी तक किसी ने 30 आउट ऑफ 30 नहीं लिए है। उस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है मुझे। चलें, सेकेंड MCQ है जी, वैक्सीन फॉर इज़ अंडर ट्रायल एडमिनिस्ट्रेशन। किसकी वैक्सीन जो है ना वो ट्रायल के अंदर है, मतलब चल रही है। तो सबको पता बच्चों, एड्स की वैक्सीन जो है ना वो अंडर ट्रायल है। शाबाश, 28 28 30। शीजा आपकी 30 है? हाँ, लास्ट टेस्ट में भी एक 30 थे, याद आ गया मुझे। वेरी गुड, 27 30 शीजा के 30 हैं। वेल डन आपको भी शीजा। चलें, इसका मतलब मेरा जो आप था वो छोटा सा तो पूरा हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ काफ़ी ज़्यादा बच्चों के आएँ, तो दूसरा खावी बाकी है। ठीक है, पिछली मरतबा भी एक बच्चे के थे पूरे, इस मरतबा भी एक के ही हैं, जो कि मुझे अभी पता चला है। खैर, उम्मीद है नेक्स्ट टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पूरे नंबर आएंगे। सो बच्चों, सेकंड जो है ना एड्स की जो वैक्सीन है वो साउथ अफ्रीका के अंदर अंडर ट्रायल एडमिनिस्ट्रेशन है। 25 सारा के 25। बेटे थोड़ा सा ना जो है ना ज़्यादा मेहनत करें, 30 कम से कम 30 होने चाहिए 30 में से, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड MCQ है जी, आइकोसाहेड्रल वायरसेस। आइकोसाहेड्रल वायरसेस यूजुअली हैव कितने फेसेस? तो स्टूडेंट्स, आइकोसाहेड्रल वायरसेस के जो फेस होते हैं 20 होते हैं, 20 फेसेस। ये बुक की लाइन है, सिंपल सा इसका आंसर है। देयर इज़ नो सर, क्यों मोबाइल तो दे दें, क्यों मोबाइल? बेटे क्यों मोबाइल? मेरा अपना मोबाइल जो है ना आजकल माशाल्लाह बहुत स्लो हुआ पड़ा है। सो मैं आपको कैसे क्यों मोबाइल दिलवाऊँ? आप मुझे आईफोन दिलवा दें, मैं क्यों मोबाइल दिलवा देता हूँ। चलें, 20 फेसेस आंसर है। उसके बाद चौथा MCQ है, द पार्टिकल्स विच डू नॉट कंटेन एनी न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखें, वायरसेस का भी न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA या RNA में से कोई एक। प्राइन्स में कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन होती है। वायरॉइड के अंदर RNA होता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, न्यूक्लिक एसिड की जगह पे, मतलब न्यूक्लिक एसिड RNA वाला होता है। तो कौन सा पार्टिकल है जिसमें न्यूक्लिक एसिड ना हुआ? तो स्टूडेंट्स आंसर है प्राइन्स। प्राइन्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड ना हुआ, ठीक है। डन कर दें बेटे, ये डील महंगी पड़ेगी आपको। भी तो आप डन कर रहे हैं, बाद में आप फिर डन करेंगे। अच्छा जी, तो आंसर है जी प्राइन्स। दे आर ओनली प्रोटीन्स, और इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है जेनेटिक, वो भी जीन्स पे ही होती है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ अ वायरस हैविंग टैडपोल शेप कंसिस्टेड ऑफ हेड एंड टेल। इसका आंसर क्या है बच्चों? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का जो वायरस होता है वो टैडपोल की तरह होता है, टैडपोल की तरह होता है। लें जी, अगला जो आपका MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज DNA एनवेलप्ड। अच्छा, अब आपने चेक ये करना है कि वो DNA और RNA में से DNA है एनवेलप्ड, और नॉन एनवेलप्ड में से वो एनवेलप्ड है, DNA एनवेलप्ड। तो इसमें कौन सा बनेगा? दोनों फार्मूलाज लगाएं। तो हेपेटाइटिस B वायरस आंसर बनेगा, ठीक है, हेपेटाइटिस B। पोलियो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पोलियो नॉन एनवेलप्ड है। आपसे पूछा हुआ है कि एनवेलप्ड बताएं। HIV क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि HIV RNA वायरस है, RNA वायरस है, ठीक है। कौन सा है जी? RNA। उसके बाद मीजल्स वायरस, मीजल्स क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मीजल्स भी RNA वायरस है, मीजल्स भी RNA वायरस है, ठीक है। तो आंसर बनेगा हेपेटाइटिस B, जिसमें दोनों शराइत पूरी हो रही हैं कि DNA भी है जीनोम के तौर पे और एनवेलप्ड भी है वो। लें जी, नेक्स्ट है जी आपका 7th MCQ, जीनोम ऑफ द ए सेलुलर पार्टिकल मेनली कंपोज्ड ऑफ।
जीनोम जिसके अंदर जीन्स होती हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, वो कौन सा इनमें से मॉलिक्यूल होता है? तो सबको पता है बेटे हेपेटाइटिस, सबको पता है कि न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। लें जी, न्यूक्लिक एसिड जो है वो जीनोम के तौर पे एक्ट करता है। हाँ, प्राइम्स का जीनोम न्यूक्लिक एसिड का नहीं होता, ये भी तो याद रखें आप, ठीक है। प्राइम्स का प्रोटीन की फॉर्म में होता है, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है, प्राइम्स थोड़े ही होते हैं। सो मेनली लिखा हुआ है, मेनली आमतौर पे वायरसेस के अंदर, वायरॉइड्स के अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड भी ही मिलेगा। सिर्फ प्राइम्स ऐसे हैं जिनमें आपको प्रोटीन्स मिलती हैं, न्यूक्लिक एसिड नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा जी, विच टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड इन द कैप्सिड ऑफ इनसाइड द कैप्सिड ऑफ HIV? है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इनसाइड द कैप्सिड ऑफ HIV, बना के चेक करते हैं। इनसाइड द कैप्सिड ऑफ HIV, HIV आपको पता है स्फेरिकल होता है, उसका एनवेलप स्फेरिकल होता है, और उस स्फेरिकल एनवेलप के ऊपर स्पाइक्स लगी हुई होती हैं, स्पाइक्स, ठीक है। लेकिन इस एनवेलप के अंदर क्या होता है, आप सबको पता है, इन एनवेलप्स के अंदर कैप्सिड होता है जो प्रोटीन का बना हुआ है, वो अलग होता है, वो एनवेलप नहीं है, वो कैप्सिड है, वो अलग है। ये कैप्सिड हो गया, और कैप्सिड के अंदर ये RNA मौजूद है, सिंगल स्ट्रैंडेड और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एंजाइम भी है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। तो देखें, कैप्सिड के अंदर, कैप्सिड के इनसाइड आपको RNA नजर आ रहा है, ठीक है, DNA नहीं है, RNA है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, SSDNA। SSDNA उस वक्त बनता है जब ये HIV T लिम्फोसाइट को अटैक करता है, और ये इसका RNA रिलीज होता है साइटोप्लाज्म में। ये RNA जब अपना पहला DNA का स्ट्रैंड बनाता है, जिसको हम RNA DNA हाइब्रिड कहते हैं, RNA DNA हाइब्रिड, इस हाइब्रिड में से जब RNA अलग हो जाता है और DNA अलग हो जाता है, तो ये DNA इस वक्त थोड़ी देर के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जब तक ये अपना डुप्लेक्स यानी डबल स्ट्रैंड कंप्लीट नहीं करता, तब तक ये सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा। इसका मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड DNA इसके लाइफ साइकिल में बनता ज़रूर है, जो RNA से बनता है। RNA DNA हाइब्रिड डबल स्ट्रैंडेड ही है, इसमें एक स्ट्रैंड RNA का, एक स्ट्रैंड DNA का। लेकिन जब ये दोनों अलग हो जाएंगे, ओरिजिनल RNA ख़त्म हो जाएगा, ये वाला DNA अकेला बच जाएगा, उस वक्त ये थोड़ी देर के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होगा, लेकिन ये फ़ौरन डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा और DNA मुकम्मल हो जाएगा जब ये प्रो वायरस के तौर पे एक्ट करने जा रहा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो बिफोर एंट्री इनटू द होस्ट इसका RNA ही था, एंट्री के बाद इसका DNA भी बनता है। पहले DNA सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है, बाद में DNA डबल स्ट्रैंडेड बनता है, बल्कि पहले हाइब्रिड बनता है, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA से फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA बनता है। तो ये एक और चीज़ आपको मज़ीद क्लियर हुई। ये मैंने जान के ये अलग किया, बुक में इस तरह नहीं होगा, ये समझाने के लिए कि जब वो RNA, वायरस का RNA डिग्रेड हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये DNA अकेला बचा। ये अकेला DNA जो बचा, ये अकेला धागा मैंने जान के मेंशन किया है, ये अकेला धागा अपना दूसरा धागा कंप्लीट करेगा, लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक तो ये एक ही धागा था ना। तो लाइफ साइकिल के अंदर सिंगल स्ट्रैंड DNA होता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, परमानेंटली नहीं होगा, ठीक है। ये जो प्रोसीजर है जिसमें ये RNA से DNA, यानी इसके ऊपर RNA है, चेक करें, ये RNA है, सिर्फ RNA, ये RNA से RNA DNA, फिर RNA ख़त्म और DNA से फिर पूरा DNA। दिस इज द मेन सीरीज, जो कि ज़्यादा क्लियरली आपको मैंने समझाई। ले स्टूडेंट्स, देख नेक्स्ट है, दे आर ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस एंड आर यूजुअली होस्ट स्पेसिफिक। पोलियो वायरस तो ट्यूमर वायरस नहीं होते। रेट्रोवायरस जी, रेट्रोवायरस होते हैं ट्यूमर वायरस।
ओंको वायरस भी उन्हीं को ही कहते हैं। तो आंसर बनेगा बी एंड सी। कोई बताएगा ये जो रेट्रो या ओंको वायरसेस होते हैं इनका डायमीटर कितना होता है? हाँ जी, जो लाइक बच्चे हैं वो बताएं और जो बाकी बच्चे हैं उनको भी देख के याद आ जाएगा। डू यू नो अबाउट द डायमीटर ऑफ ओंको वायरसेस? हाँ जी, कौन है आप में से लाइक बच्चा जो बताएगा इनका डायमीटर? लैरिश ने कहा है जी रेट्रो वायरस। नहीं बेटे, ओंको वायरस भी रेट्रो वायरस को ही कहते हैं। हाँ जी, कितना है? 100 नैनोमीटर। वेरी गुड, 100 नैनोमीटर। स्फेरिकल होते हैं तो इनका डायमीटर कैलकुलेट किया जाता है। 100 nm इनका डायमीटर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी प्रो वायरस किसको कहेंगे? प्रो वायरस किसको कहेंगे? नंबर 1 है अल्फा है, जीनोम ऑफ बैक्टीरियोफेज इनकॉर्पोरेटेड इन होस्ट जीनोम। क्या बैक्टीरियोफेज को प्रो वायरस कहते हैं? नहीं, उसको तो प्रोफेज कहते हैं ना, तो अल्फा तो नहीं हो सकता। अल्फा तब होता अगर हम यहाँ पे प्रोफेज को एक्सप्लेन करते। सो जीनोम ऑफ बैक्टीरियोफेज प्रोफेज होना चाहिए था। सो यहाँ पे प्रो वायरस पूछा, अल्फा नहीं हो सकता। अगला है जीनोम ऑफ HIV अनकॉइल्ड इन होस्ट सेल। वो तो RNA होता है नया नया, ठीक है सर। किसी भी RNA वायरस को रेट्रो नहीं बोलते, ट्यूमर वायरसेस, RNA ट्यूमर वायरसेस, ठीक है। कैंसर कॉजिंग वायरसेस, RNA। अब कोरोना भी तो RNA वायरस है, ठीक है। सो और भी कई RNA वायरसेस हैं, बेतहाशा RNA वायरसेस हैं। दे हैव 2 कंडीशंस, नंबर 1 इज RNA एंड नंबर 2 इज ट्यूमर कॉजिंग। इज इट क्लियर? ट्यूमर कॉजिंग। क्या नाम है बेटे आपका जिन्होंने क्वेश्चन किया? दानिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, बीटा ऑप्शन था वो भी नहीं है। चार्ली है जी, जीनोम ऑफ HIV इनकॉर्पोरेटेड इन होस्ट जीनोम। हाँ, ये हो सकता है। HIV का जब जीनोम RNA जो होता है जब वो DNA में कन्वर्ट हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए, तो वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद DNA में जाके लग जाता है। सो उसको फिर हम प्रो वायरस का नाम देते हैं। जीनोम ऑफ होस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। सो आंसर है बेटे चार्ली, सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है वायरल कोर ऑलवेज कंटेन अमंग द फॉलोइंग। वायरस जो होगा जिसको हम वायरॉन भी कहते हैं, उसका जो कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल है, उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल लाजमी होगा? RNA होगा, DNA होगा, दोनों होंगे या NE होगा? ये थोड़ा सा घुमाया था। हाँ जी, शाबाश। तो आंसर है NE। NE ऑफ A और B। NE ऑफ यानी सम टाइम RNA होता है और सम टाइम DNA भी होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस B और हर्पीज का जो वायरस है वो DNA वाला होता है, बाकी सारे आपकी बुक में RNA वाले हैं। सो RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इनमें से। ले जी, MCQ नंबर 12 है, इफ यू आर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ HIV यू विल ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर स्पाइक्स। ये देखें, ये स्पाइक्स लगे हुए हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड स्पाइक्स। ये सब स्पाइक्स हैं। ये किसके साथ रिलेटेड है? किसके साथ जो है वो लगी हुई हैं? डायग्राम जब आप ज़हन में लाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। क्या ये कोर के साथ लगी हुई हैं? नो, मतलब कोर अंदर इसके साथ नहीं। क्या ये कैप्सिड के साथ लगी हुई हैं? ये कैप्सिड है, कैप्सिड के साथ भी नहीं लगी हुई। क्या ये जीनोम के साथ लगी हुई है? ये जीनोम है, नहीं। तो किसके साथ लगी हैं? एनवेलप के साथ, ठीक है। चलें जी, तो आंसर है जी एनवेलप। एनवेलप, ठीक है सर। क्या बैक्टीरियोफेज इजीली बैक्टीरिया पे अटैक करता है? बैक्टीरिया के पास डिफेंड के लिए कुछ नहीं है जी। बैक्टीरिया के पास अपने डिफेंड के लिए होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नाम सुना है दानिया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये वो एंजाइम होते हैं जो वायरस के DNA को मार देते हैं, कट कर देते हैं। ये बैक्टीरिया को वायरस के
अटैक करने से बचाते भी हैं। लेकिन वही बात ना, जब आप लोगों का इम्यून सिस्टम भी काम कर रहा होता है तो फिर भी बैक्टीरिया अटैक करते हैं। सो देखना ये है कि बैक्टीरिया ताकतवर है या वायरस ताकतवर है। हम लोग जब बीमार हो जाते हैं इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जरासीम से हार गया। जरासीम ने इम्यून सिस्टम को शिकस्त दे दी। जब तक हमारा इम्यून सिस्टम ताकतवर होता है तब तक हम बीमार नहीं होते, लेकिन जब हार जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। और जब हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाता है तो फिर हम ठीक हो जाते हैं। इसी तरह आरएनए का जो अटैक करने का तरीक़ेकार है, अब देखना ही है कि वो पावरफुल कितना है। ठीक है, कितने वायरसेस अटैक कर रहे हैं, उनका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, उनकी जो है ना वो कितनी ज़्यादा है, जिसको हम कहते हैं पावर, ताकत कह लें। ठीक है, सो अपनी प्रोटेक्शन करेंगे वो रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस के ज़रिए, लेकिन जब नहीं कर पाएंगे तो लाइसिस हो जाएगी उनकी। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट है जी हमारा 12th का आंसर एनवेलप। ठीक है, इज इट क्लियर? 13th जो है ना हमारा, पेशेंट ऑफ एड्स इज ससेप्टिबल टू मैनी इन्फेक्शंस ड्यू टू। हाँ जी, एड्स को ज़्यादा सारे इन्फेक्शंस क्यों हो जाते हैं? जिस बंदे को एड्स होती है उसको एक नहीं बल्कि बहुत सारे इन्फेक्शंस एट द सेम टाइम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम लॉस हो जाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्यों लॉस होता है? क्योंकि उसके टी सेल्स जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। जब टी सेल्स ख़राब हो जाते हैं, काम नहीं करते अपना, तो इम्यून सिस्टम लॉस होता है। निमोनिया इसीलिए होता है एड्स के अंदर, क्योंकि निमोनिया भी इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से ज़्यादा अटैक कर सकता है। और लिम्फ नोड्स क्यों सूजते हैं? आपको पता है लिम्फ नोड्स के ऊपर जंग होती है बिटवीन पैथोजेंस एंड वाइट ब्लड सेल, तो इसलिए वो स्वेल कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर होगा लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है जी मेजर सेल्स इन्फेक्टेड बाय HIV। अभी मैंने आपको बताया कौन से सेल्स HIV से मेजरली इन्फेक्ट होते हैं। सो टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स आमतौर पर ह्यूमन के अंदर इन्फेक्ट होते हैं, लेकिन रिसर्च के अंदर ये भी पता चला है कि HIV का जो वायरस है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये मंकीज़ के अंदर रेप्लिकेट करता है, लेकिन मंकीज़ को एड्स नहीं पैदा कर पाता। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि ये होस्ट स्पेसिफिक है, ये सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही सिम्टम्स कॉज करेगा, वहाँ खाली जो है ना ये रेप्लिकेट वगैरह करके आ सकता है। और कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि ये HIV आया ही मंकीज़ से है, कुछ कहती नहीं जी ऐसे नहीं है। तो खैर मुख्तलिफ रिसर्चेज हैं, साइंसदान मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे अपनी अपनी बूंगियाँ कह रहा हूँ, अपनी अपनी रिसर्चेज कर रहे होते हैं। ठीक है सर, बैक्टीरियोफेज क्यों लाइसोजेनिक से लाइटिक में एंटर हो जाता है? रीज़न ऑफ इंडक्शन, म्यूटेशन। वायरस के जीनोम के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, सम टाइम रेडिएशन की वजह से, सम टाइम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। तो जब वो अपने अंदर चेंज देखता है, जब उसके अंदर चेंज आता है ना, तो फिर वो दोबारा से उसके अंदर लिटिक साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, तो म्यूटेशन, चेंज कह लें आप आसान लफ्ज़ों में, वो रेस की वजह से, जैसे मैंने अभी बताया, आरुषा ने मैसेज किया है अल्ट्रा वायलेट रेस। हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक कह रही है। सो इन्वायरमेंटल फैक्टर आपके जहन में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 14 का आंसर तो मैंने बता दिया, टी लिम्फोसाइट आंसर है। MCQ नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? बेटे इसी से ही जी म्यूटाजेंस भी कह सकते हैं। ये देखें बच्चों, ये देखिए ये RNA है, ये किसका RNA था बेसिकली, जिसके जरिए DNA बना है। ये पूरा जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो आप शुरू कर रहे हैं RNA से और कंप्लीट कर रहे हैं DNA पे। सो इट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का अमल है।
ये जो स्टार्ट हो रहा है, जो टेम्पलेट के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये वायरल आरएनए है। ये बात हमेशा याद रखनी है। टेम्पलेट सांचा जो होता है जिसको देख के डीएनए बनाया जाएगा वो वायरल आरएनए ही होगा। बाकी वायरल डीएनए जो है ना वो किसको कहेंगे, जो आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर चुका है। ये डीएनए एक्चुअली वायरस का ही है, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस होगा वो वायरस के आरएनए वाला सीक्वेंस होगा, ठीक है। लेकिन ये टेम्पलेट नहीं है, टेम्पलेट जो है ना वो वायरस का आरएनए नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है जी, द बेस्ट नोन फेजेस आर टी फेजेस दैट इनफेक्ट। हाँ जी बच्चों, टी फेजेस जो है ना ये टाइप है, टी फॉर टाइप। जी फेजेस भी होते हैं, एल फेजेस, एम फेजेस, मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। सबसे मशहूर जो है ना वो टी फेजेस हैं, जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, उनमें ई कोलाई को अटैक करते हैं, ठीक है। तो आंसर है ई कोलाई, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई। अब टी फेजेस में सबसे मशहूर दो फेजेस हैं, वो कौन से हैं बच्चों? टी के अंदर सबसे मशहूर दो फेजेस कौन से हैं, उनके नाम बताएं। हाँ जी बच्चों, टी फेजेस में सबसे मशहूर दो फेजेस कौन से हैं? ले बच्चों, T2 के बारे में शायद आप लोगों को याद हो। T2 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में, जब वो साबित कर रहा था कि डीएनए जो है ना वो जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटी मटेरियल है। और T4 आपने लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के अंदर पढ़ा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, हेड ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज कंटेन। तो हेड बना लेते हैं जी इसका। ये हेड है, मैं टेल नहीं बना रहा, खाली हेड बना रहा हूँ। इस हेड के अंदर जो जीनोम है, देखें ये डबल स्ट्रैंडेड कौन है? डीएनए। और इसको कोर भी कहते हैं, जीनोम भी कहते हैं। ये कोर क्यों है? कोर हमेशा अंदर वाले मटेरियल को कहते हैं, कोट बाहर वाले मटेरियल को और कोर अंदर वाले। सो ये देखें आपके सामने डीएनए है और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है। ले अच्छा, आपको पता है ये अपना आरएनए कब बनाएगा? ये जब किसी बैक्टीरिया को अटैक करेगा ना, तो ट्रांसलेशन से पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तब ये अपना आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ठीक है। यार ये आपको मजे की बात बताई है, जब ये बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो वहां जाके ये अपना आरएनए बनाएगा, तो प्रोटीन बनेगी ना। प्रोटीन तो आरएनए के बगैर बनती नहीं है, ठीक है। मेरा ये गलत हो गया था इसलिए 29 आए। अच्छा जी बेटे, आपने क्या लगाया था आपने? अच्छा, नेक्स्ट है वायरसेस कंटेन आरएनए रादर दैन डीएनए आर कॉल्ड रेट्रोवायरसेस, ठीक है, रेट्रोवायरसेस। लें जी, नेक्स्ट है जी आपका एनालिटिक साइकिल रिलेशनशिप बिटवीन बैक्टीरियम एंड बैक्टीरियोफेज। सिम्बियोटिक नहीं, दोस्ती तो बिल्कुल नहीं होती। मास्टर स्लेव, यस मास्टर स्लेव, हस्बैंड वाइफ, ओ कंट्रोल। होस्ट गेस्ट नहीं, होस्ट गेस्ट होती है लाइसोजेनिक में। अच्छा मुझे ये बताएं, मास्टर कौन होगा और स्लेव कौन होगा? हाँ जी स्टूडेंट्स, SSDNA लगाते बेटे। SSDNA तो आम तौर पे होता ही नहीं है, वो तो कभी कभी बनता है। हाँ जी, तो मुझे बताओ मास्टर कौन होगा, स्लेव कौन होगा? शाबाश, जल्दी से बताओ, कौन मास्टर है कौन स्लेव है? शाबाश, वायरस बैक्टीरियोफेज ये मास्टर है और बैक्टीरियम खुद बेचारा स्लेव है। अब चेक करो कितनी छोटी सी चीज़ और अपने से इतनी बड़ी चीज़ को स्लेव बना रही है। ऐसा दौर आ गया। चेक करें साइंसदानों ने क्या चीज़ें साबित कर दी हैं। छोटा सा वायरस है, ठीक है, 1/1000 टाइम्स, 1/1000 यानी 1000 गुना छोटा उससे, ठीक है। ये भी एक MCQ है कि वायरस जो बैक्टीरियोफेज है इसका साइज अपने होस्ट से
ठीक है, अपने होस्ट से जो है ना ये 1000 टाइम्स छोटा होता है। तो देखें फिर भी इसने मास्टर के तौर पे उसको स्लेव बना लिया। ठीक है ना, ये भी एमसीक्यूज है कि इसका साइज कितना होता है। रेट्रोवायरस काज ट्यूमर्स इन रोडेंट्स यस, फाउल्स यस, कैट्स यस, ऑल यस। तो ऑल होगा ना, ऑल हो जाएगा। ठीक है जी, ऑल होगा। फाउल्स बेटे बर्ड्स को कहते हैं। ठीक है, अच्छा रेट्रोवायरसेस एक नहीं बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक HIV है, एक जो है ना वो HIV है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, द स्मॉलेस्ट नॉन वायरस इज HIV नो, HBV, बीवी तो कभी स्मॉलेस्ट नहीं होती, इन्फ्लुएंजा नहीं, पोलियो यस। पोलियो वायरस जो है ना ये स्मॉलेस्ट नॉन वायरस है, और पोलियो का भी पूरा नाम पोलियो माइलाइटिस है। बेटे आपको मैंने कहा था जो डिजीज है ना उनकी सिम्टम्स देख लीजिएगा खुद से, मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं आपको, सिम्टम्स आपने खुद देखनी थी। ठीक है, ले जी क्वेश्चन नंबर 22, द परसिस्टेंट सिम्टम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स आर राइज फ्लूइड फील्ड वेसिकल, ये तो बनते हैं स्मॉल पॉक्स में, बिल्कुल ठीक है। दीपॉक्स ये बनते हैं, पस्ट्यूल उन्हीं वेसिकल्स जो पहले फ्लूइड से भरे होते हैं ना, वही पस मतलब पस जो होती है वो पस वाले ट्यूल मतलब पस वाले दाने बन जाते हैं, वेस्कुलर लाइंस नहीं है। अब इन तीन में से बेस्ट कौन सा है? परसिस्टेंट सिम्टम का मतलब है जो कायम रहे, जो फ्लूइड फील्ड वेसिकल होते हैं बच्चों वो कन्वर्ट हो जाते हैं पस्ट्यूल में, और उन्हीं के जो निशानात होते हैं ना उनको हम दीपॉक्स कहते हैं। वो निशानात मुस्तकिल रहते हैं, काफ़ी देर तक रहते हैं, इसलिए दीपॉक्स आंसर होगा। वेसिकल्स पस्ट्यूल में कन्वर्ट होते हैं, पस्ट्यूल फिर निशान छोड़ देते हैं, वो निशानात पॉक्स कहलाते हैं जो काफ़ी देर तक परसिस्टेंट रहते हैं। मेरा ये गलत हो गया था, मैंने ए लगाया था। अच्छा बेटे इसीलिए तो मैंने ये दिया था एमसीक्यू। नेक्स्ट है, द फेज इज कॉल्ड टेम्परेट फेज व्हेन इट कॉजेज। याद रखें जब भी वायरस विरुलेंट होता है तब वो लाइसिस कॉज करता है। जब वो टेम्परेट होता है, मोतदिल, टेम्परेट का लफ्जी मतलब मोतदिल, मियाना रवि इख्तियार करता है, तो वो लाइसोजेनिक इख्तियार करता है। इसी टेम्परेट फेज को लाइसोजेनिक फेज भी कह सकते हैं। और प्रोफेज कब कहेंगे? जब वो इनकॉर्पोरेट हो चुका होगा। इनमें से लाइसिस वाला जो वायरस होता है वो 25 मिनट में अपनी 200 कॉपीज तैयार करता है, 25 मिनट्स में 200 कॉपीज, और कुछ बुक्स में 20 से 25 मिनट लिखा होता है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट आपका एमसीक्यू नंबर 24 है, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस। सीरम हेपेटाइटिस किसको कहते हैं? तो आंसर है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन है हेपेटाइटिस ए को क्या कहते हैं? फिर हेपेटाइटिस ए को क्या कहेंगे बच्चों, बताओ जल्दी से बताओ। ए को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं? जल्दी से इनके नाम भी बताएं, ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। शाबाश। ए को कहते हैं इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, और सी को कहते हैं नॉन ए नॉन बी, और डी को कहते हैं डेल्टा हेपेटाइटिस। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट है जी आपका एमसीक्यू नंबर 25, मैड काउ इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय। मैड काउ इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय, मैड काउ इन्फेक्शन और मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन ह्यूमंस के अंदर ये प्राइन्स की वजह से होते हैं। ठीक है, प्राइन्स की वजह से होते हैं। तो आंसर है चार्ली सी, प्राइन्स की वजह से होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके बेटे एमसीक्यू है, एन आइसोलेटेड वायरस
जिसको हमने बाहर निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया है, वो लिविंग नहीं है। बिकॉज सिंस इट, वो क्यों लिविंग नहीं है? सेपरेट इनटू टू इनट पार्ट्स, नहीं बेटे नहीं। कैन नॉट मेटाबोलाइज, यस, ये आंसर है। क्योंकि वो अपने बायोकेमिकल रिएक्शन, अपना डीएनए, अपनी प्रोटीन, अपना आरएनए खुद तैयार नहीं कर सकता, और इस काम के लिए उसे मास्टर बनना पड़ता है अपने होस्ट का। उसी की मशीनरी के ज़रिए अपने ये कंपोनेंट्स तैयार करता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों कैन नॉट मेटाबोलाइज। ठीक है, कैन नॉट मेटाबोलाइज। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस लीड्स टू क्रोनिक लिवर डिजीज? क्रोनिक लिवर डिजीज कौन से हेपेटाइटिस की वजह से हो जाती है? तो स्टूडेंट्स आंसर है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो है ना, ये क्रोनिक लिवर डिजीज कॉज कर सकता है। मीन लंबे अरसे तक लिवर की बीमारी, क्रोनिक कहते हैं जो लंबे अरसे तक हो। ठीक है, धीरे धीरे हो और शुरू में तो पता ही ना चले कि उसको हेपेटाइटिस है। जब काफ़ी नुकसान हो चुका हो, फिर उसकी सिम्टम्स अपीयर हो, तब तक जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है, उसको कहते हैं क्रोनिक। एक्यूट वो होती है जिसकी सिम्टम फ़ौरन शो हो जाती हैं, फ़ौरन से। ठीक है, धीरे धीरे नहीं होती, वो अचानक से शो हो जाती है। ये आसानी से फिर ट्रीट भी की जा सकती है। एक्यूट, क्रोनिक में चूँकि काफ़ी नुकसान पहले से हो चुका होता है, काफ़ी अरसे तक चल रही होती है वो बीमारी, तो उसका फिर इलाज मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय वायरस? कोलरा, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो। तो आंसर है जी कोलरा। कोलरा जो है ना वो वायरल डिजीज नहीं है। कोलरा फिर क्या है? कोलरा बच्चों बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, अच्छा इसमें बाकी तीनों वायरल हैं, हेपेटाइटिस भी वायरल है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल है, पोलियो भी वायरल है। नेक्स्ट है विच इज इररेलेवेंट, जीनोम टू वायरस स्ट्रक्चर। ये तो रेलेवेंट है, जीनोम तो होता है वायरस के स्ट्रक्चर में, लाजमी होता है। कैप्सोमेयर्स टू कैप्सिड, ये भी ठीक है, कैप्सिड कैप्सोमेयर से ही मिलकर बनता है। ट्यूमर्स टू रेट्रोवायरसिस, ये भी ठीक है, रेट्रोवायरसिस ट्यूमर्स कॉज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एनवेलप टू ऑल वायरसेस, ये नहीं बच्चों, ये रेलेवेंट है, क्योंकि तमाम वायरसेस का एनवेलप नहीं होता। मैंने आपको बताया कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता। सो डी ऑप्शन जो है ना वो इररेलेवेंट है। ले आखिरी आपका एमसीक्यू है, केमिकल नेचर ऑफ स्पाइक्स प्रेजेंट ऑन HIV। केमिकल नेचर ऑफ स्पाइक्स प्रेजेंट ऑन HIV किसकी बनी हुई होती है बच्चों? वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी, ओके, एंड इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन डोंट आस्क मी। हाँ जी बच्चों, हैव यू एनी क्वेश्चन? इसका मैंने ग्लाइकोप्रोटीन लगा के फिर प्रोटीन लगा दिया। मुबारक हो बेटे, बहुत अच्छा किया आपने। चलें थोड़ा सा बच्चों आगे पढ़ लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। चलें जी, मंकी में टी लिम्फोसाइट नहीं होता, होता है बेटे, क्यों 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 नहीं होता? होता है, इसमें खून होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों आज हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर एरोबिक बाद में पढ़ लेंगे। बहुत ही आसान आप लोगों को बातें समझानी है आज मैंने। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स,
सबको पता है जी, एक होती है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। यार एरोबिक हम चूंकि अब नहीं पढ़ सकते, आज टाइम कम है, तो बच्चों आज हम एनाएरोबिक पढ़ लेते हैं। एनाएरोबिक क्या होती है? विदाउट ऑक्सीजन, जिसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल ना हो। ठीक है, सो मैं इसके अंदर डिफरेंसेस आपको लिखवा रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान से जो है ना वो डिफरेंसेस लिख लेने हैं। ठीक है, खैर मुबारक सर पर अफसोस हुआ, कोई बात नहीं बेटे, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, अफसोस नहीं करते बल्कि सीखते हैं। ठीक है, हर उससे सीखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है। पहला डिफरेंस तो आपने ऑक्सीजन वाला याद कर लेना है। उसके अलावा याद रखना है कि जो आप लोगों के एटीपीज प्रोडक्शन है टोटल, वो 36 एटीपी बनते हैं। कुछ बुक्स के मुताबिक 38 एटीपी भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो 36 एटीपी बाकी रह जाते हैं, जो कि आपका नेट एटीपी होते हैं, नेट एटीपी। और एनाएरोबिक उल्टा हो गया है, 2 एटीपी इधर बनते हैं और 36 एटीपी आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं। हम 36 एटीपी को कल जो है ना वो साबित भी करेंगे कैसे 36 एटीपी बनते हैं। सर अगर सेल इन्फेक्टेड हो जाए तो दूसरे सेल उसमें लाइसोसोम सेंड कर दें तो डिसइंटीग्रेट के लिए, तो फिर वो ख़त्म। जी, जब ख़त्म होता है तो ऐसा ही होता है, लेकिन अगर ना हो सके तो फिर क्या करें। ठीक है, उसके अलावा याद रखें कि एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, फाइनल जो वो चीज़ें बनती हैं, उसके अंदर मुकम्मल अगर रेस्पिरेशन हो रही हो तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बनती। यहाँ पे सम टाइम अल्कोहल बन जाता है, सम टाइम लैक्टिक एसिड बन जाता है, और सम टाइम जो है ना वो उसके अलावा लोकेशन ये साइटोसोल में ही होता है, सिर्फ साइटोसोल के अंदर होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोसोल प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब जो कंप्लीट ऑक्सीजन की मदद से जो काम होना है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होना, लेकिन शुरुआत साइटोसोल से ही हो जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन की। अगर ये सेल है तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यहीं हो जाएगी, यहीं साइटोसोल में ही हो जाएगी। ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बरक्स एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होगी, उसका कुछ हिस्सा बाहर और बाकी का हिस्सा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। सो दोनों जगहों के अंदर वो मौजूद होगी। सर आई हैव दिस चैप्टर इन फर्स्ट ईयर, बट आप पढ़ा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है बेटे, अब कल आपको देखना और अच्छा लगेगा। कल देखना आपके सारे तबक रोशन कर दिए जाएंगे, आप खुद कहेंगे ये हुआ क्या है। ठीक है, चलें जी। अब आपको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में एक कॉमन चीज़ बता देते हैं। दोनों चीज़ों में एक बात कॉमन है और वो कॉमन चीज़ है ग्लाइकोलिसिस। कॉमन इन बोथ, जिस तरह मैथ में कॉमन ले लेते हैं जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, सो उनमें ना एक चीज़ कॉमन आ जाती है। तो एरोबिक और एनाएरोबिक में पहला जो काम है वो ग्लाइकोलिसिस का, ये दोनों के अंदर होगा, ये लाजमी है। सो पहले हम इसी को देख लेते हैं कि ये कैसे होता है, जो कॉमन रिएक्शन है। फिर स्पेसिफिक रिएक्शंस को भी हम डिटेल से याद कर लेंगे। सबसे पहला रिएक्शन जो है आपका, अल्लाह भला करे, ग्लूकोज को तोड़ने, ग्लूकोज के टूटने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन याद करते हैं। ये चूंकि कॉमन है एरोबिक में भी और एनाएरोबिक में भी। ये होगा कैसे? जब आपका ग्लूकोज ग्लाइकोमीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन टूटना, C6H12O6, जब ये ब्रेकडाउन होगा तो इससे 2 अदद पायरुविक एसिड बनेंगे। पायरुविक एसिड का फार्मूला होता है C3। आज आपने फार्मूले लाजमी याद करने हैं, H4O3। इसके साथ साथ यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगी, वो मस्ट है, एनर्जी लाजमी रिलीज होगी। अब यहाँ पे लिखने की जगह नहीं बची तो यहाँ प्लस डाल देते हैं, नीचे एनर्जी लिखेंगे।
अब आपने इसको बच्चों करना है बैलेंस। इसमें देखें 6 कार्बन है, इसमें 3 है, तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बैलेंस हो जाएगी। लेकिन अगर आप कार्बन को कंपेयर करें, कार्बन बैलेंस हो चुके हैं, 6 कार्बन रिएक्टेंट्स में है, 6 ही प्रोडक्ट्स में है। ठीक है, 6 कार्बन इधर है, 6 कार्बन इधर है। हाइड्रोजन देखें, 12 हाइड्रोजन इधर है और 4 2 8, 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है और ऑक्सीजन भी पूरे हैं। अब ये 4 हाइड्रोजन जो कम हुआ है ये कहां गए? 4 हाइड्रोजन कहां गए? तो स्टूडेंट 4 हाइड्रोजन NAD को मिलेंगे, 2 NAD के मॉलिक्यूल 2 NADH2 के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बच्चों ये एक्चुअल में NADH प्लस H होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसको हम शॉर्टकट में NADH2 लिख देते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है, यहां पे NAD और NADH लिखा हुआ है, NADP और NADPH नहीं लिखा हुआ। मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NADH एंड NADPH? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस लगता है आपको? कोई डिफरेंस है? हाँ जी, तो याद रखें बच्चों, P का डिफरेंस ये शो करता है कि ये वाला मॉलिक्यूल फॉस्फोर रिलेटेड है और ये नॉन फॉस्फोर रिलेटेड है, बस यही फर्क है। ठीक है, और हाइड्रोजन का होना और ना होना रिड्यूसिंग पावर के होने और ना होने को शो करता है, वो मैंने आपको कल बता दिया था। सो P से कोई मैटर नहीं करता, P हो या ना हो, काम उसका रिड्यूसिंग पावर ही है। तो देखिए यहाँ पे इसने हाइड्रोजन गेन की और ये रिड्यूसिंग पावर बन गई यहाँ पे। अब ये रिडक्शन कर सकता है दूसरों की, कब करेगा? जब आप एनायरोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन पढ़ेंगे। आपको पता है एनायरोबिक रेस्पिरेशन को आमतौर पर फर्मेंटेशन कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में फर्मेंटेशन एरोबिक में भी हो सकती है। ठीक है, एरोबिक में भी हो सकती है, लेकिन अमूमन तौर पर एनायरोबिक में पढ़ते हैं। इसकी पहली फर्मेंटेशन जो है आप सबको पता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर यही वाला जो आपका पैरुविक एसिड है, इसको हम क्या कहते हैं? पैरुविक एसिड या पैरुवेट। दिस पैरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल C3H4O3। अब ये कन्वर्ट होगा बच्चों अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल आपको पता है कौन सी है? C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में बनेगी। अब इसको बैलेंस करो बच्चों। बैलेंस करने के लिए क्या करें? बैलेंस हाइड्रोजन्स का बहुत डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन देखें पूरे हैं, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, कार्बन भी पूरे हैं। हाइड्रोजन बहुत अजीब सा डिफरेंस पैदा कर रहे हैं, सो हम इसके साथ भी 2 लगाएं, इसके साथ भी 2 लगाएं, इसके साथ भी 2 लगा दें। अब गिने किसका फर्क आ रहा है? कार्बन कितने हो गए? 6, 4 और 2, 6 पूरे हैं। ऑक्सीजन 6 हैं, 2 इधर हैं, 4 इधर है, ऑक्सीजन भी पूरे हैं। ठीक है, 2 ऑक्सीजन इधर, 4 इधर। अब फर्क किसका? हाइड्रोजन का। अगेन हाइड्रोजन इधर कितने? 8, यहां कितने हैं? 1 और 5, 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें। सो बच्चों हाइड्रोजन का जो फर्क आ रहा है, 4 हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है, सेम वो वाला रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब 4 हाइड्रोजन यहां पे ज्यादा है, तो 4 हाइड्रोजन ज्यादा कैसे हुए हैं? वहां पे कम हो गए थे ना, तो रिलीज हो गए थे। यहां पे ज्यादा हो गए हैं, तो अगेन उससे वापस लिए जाएंगे। 2 NADH2 के मॉलिक्यूल्स 4 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे और 2 NAD में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो 2 मॉलिक्यूल्स जिनको हाइड्रोजन देके रिड्यूसिंग पावर बनाई थी, उनसे वापस हाइड्रोजन लेकर क्या किया? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर दी। ठीक है, पैरुविक एसिड बनेगा दोनों में कॉमन। अब पैरुविक एसिड की आगे किस्मत क्या है? उसकी किस्मत ऑक्सीजन के बगैर ये वाली है, फर्मेंटेशन वाली। दूसरी किस्मत उसकी क्या है? ये वाली की किस्मत आमतौर पर उसकी होती है यीस्ट के अंदर। आमतौर पर ऐसी किस्मत तब होती है जब वो यीस्ट के अंदर ग्लूकोज से पैरुविक एसिड बने, बिकॉज यीस्ट में ऐसे एंजाइम है जो पैरुविक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस अल्कोहल का नाम सबको पता है, इथाइल अल्कोहल है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले भाई यीस्ट में ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप कहेंगे यीस्ट में एंजाइम ऐसे हैं जो पैरुविक एसिड से अल्कोहल बनाते हैं।
इसके बाद लैक्टिक एसिड को सुने, लैक्टिक एसिड में क्या होगा, वही पायरुविक एसिड की जो फेट है, जो किस्मत है, वो बदल जाएगी। ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड का पायरुविक एसिड से फर्क हाइड्रोजन्स का है, फिर अगेन हाइड्रोजन, सो बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे। अगेन हाइड्रोजन 4 ज्यादा है, कार्बन 6, कार्बन 6, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 4 ज्यादा है। कहां से आएंगे, उसी से जिसको दिए थे, NaDH2 को हाइड्रोजन दिए थे, अब NaDH2 से हाइड्रोजन वापस आ जाएंगे। सो अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस याद है तो आपको ये दोनों भी याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा रिएक्शन बैक्टीरिया के अंदर बहुत मशहूर है। मसल्स के अंदर भी ये वाली एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, बैक्टीरिया के अंदर भी होती है, मसल्स के अंदर, ह्यूमन में, एनिमल्स में होती है। जब एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी नहीं बन रही होती, सांस नहीं पूरा आ रहा होता, ऑक्सीजन कम आ रही होती है, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अपना हिस्सा डालती है और लैक्टिक एसिड बना के एनर्जी बनाना शुरू कर देती है। सो स्टूडेंट्स, ये देखें NaDH2 की फॉर्मेशन है और इससे इन दो के अंदर NaDH2 से वापस हाइड्रोजन निकाल लिए गए। सो एग्जैक्टली ये ऑपोजिट है, इनके ऊपर एरो के ऊपर एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, ठीक है। सो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक और फर्क लिख लें, बुक की लाइन है, 2% एनर्जी जो बॉन्ड्स में है ना ग्लूकोज के, वो रिलीज होती है, सिर्फ 2% एनर्जी रिलीज होती है। ओनली 2% एनर्जी इज रिलीज्ड, जो कि केमिकल बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज में मौजूद थी। ग्लूकोज में जो एनर्जी थी वो एनर्जी सिर्फ 2% रिलीज हुई है, बाकी अभी उसमें ही मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले एनाएरोब्स होते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं, और बैक्टीरिया जो होते हैं आपको पता है प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो साइंस इस नतीजे पे पहुंची कि बैक्टीरिया के अंदर जो बगैर ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होती है वो ये वाली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, यस। आप कहेंगे वो कैसे, तो बच्चों याद रखो, बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बेशक नहीं होता, यहां बना रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया बेशक नहीं होता बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, याद है, मीजोजोम्स। मीजोजोम्स के पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। सारे लोग इसको याद कर लें कि बैक्टीरिया की एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन इन्वॉल्व है, मीजोजोम, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर मीजोजोम्स इन्वॉल्व होते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, मैसेज कर दें जल्दी से, इज इट क्लियर बच्चों, मैसेज जल्दी से कर दें, याद हो गया आप लोगों को, उम्मीद है, ठीक है। अब हम लोगों ने जो है वो कल मिलना है, कल तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल जो है वो ढेर सारा रखना है, और अब मुझे आप लोगों ने इजाज़त दे देनी है, ठीक है, और ढेर सारी दुआएं करनी है।